चैनल। हम 7th यूनिट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज के हमारे टॉपिक हैं ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन और नोबल गैसेस। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे ऑक्सो एसिड क्लोरीन के, जिसको हम लिख सकते हैं HOCl। इसको एक और तरीका है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको HClO। ठीक है, HOClO या HClO2, HOClO2 या HClO3 लिखा जा सकता है, HOClO3 या HClO4, कैसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है वो। इनके नाम क्या है, जैसे कि ये है हाइपोक्लोरस एसिड, इसका है क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरिक एसिड, क्या हो गया, क्लोरिक एसिड, और ये पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इनके नाम से और इनके फॉर्मूले ये एक ही बात है, इस पैटर्न में भी लिखा जा सकता है और इस पैटर्न में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, मेन है इनके स्ट्रक्चर जो आपके सिलेबस में है। HOClO का ही HClO का देखते हैं पहले। अब देखो, क्लोरीन जो है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अभी क्लोरीन की, 3s2 3p5, 3s 3p और उसमें 3d तो होगा ही। ठीक है, 3s2 और 3p5, 3 4 5, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि ये क्या बना रहा है, एक OH के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसको एक क्या चाहिए है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसको एक्साइट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होती है ना जियोमेट्री। और अब हम उसकी शेप की बात कर लेते हैं। शेप और जियोमेट्री मैंने कई बार आपको बता दिया कि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं और शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को इन्वॉल्व करके देखते हैं क्या है। ठीक है, सेंट्रल एटम क्लोरीन है, तो 1 2 3 ये क्या हो गए, लोन पेयर, और एक क्या है, बॉन्ड पेयर। तो एक तो हम बॉन्ड पेयर बना देंगे कि OH के साथ है, और 3 जगह टेट्राहेड्रल की पोजीशन में हमें क्या बनाना है, लोन पेयर बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये जियोमेट्री होगी। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सीधी सिमेट्रिकल इसकी स्ट्रक्चर है, ClOH। ठीक है, इसके पास 3 लोन पेयर है। ठीक है, तो लीनियर हो जाएगी इसकी शेप, शेप क्या हो गई, लीनियर। जियोमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, 3 लोन पेयर है, एक OH ग्रुप है। क्लियर, ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड। नाउ क्लोरस एसिड को देखते हैं। क्लोरस एसिड क्या फॉर्मूला है, HOClO। ठीक है, अब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, देखो 1 तो ये OH वाला है ही। ठीक है, उसके अलावा एक ऑक्सीजन और आ गया है, तो एक ऑक्सीजन जो है आपको पता है डाइवेलेंट होता है, उसको क्या चाहिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो, एक पाई बॉन्ड, तो 2 अनपेयर्ड, तो 2 तो यहाँ के हो गए और एक यहाँ पर, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। है कितने, एक ही हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसको एक्साइट कर देंगे, ये एक्साइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन, ये एक OH के साथ बना लेगा, एक ये O के साथ सिग्मा बॉन्ड, और ये एक O के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, यहाँ तक ही रहेगी, यानी कि sp3 ही रहेगी, और जियोमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ठीक है, बस एक शेप में डिफरेंस आ जाएगा। एक क्लोरीन है, एक जगह तो हमने क्या बनाना है, डबल बॉन्ड O, और एक जगह आपका ये OH आ जाएगा, और 2 जगह क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये होगी इसकी शेप। इस तरह से अगर लोन पेयर को ना देखें तो ये इस तरह की शेप होगी, एक तरफ OH और एक तरफ डबल बॉन्ड O, V शेप बोल सकते हैं हम, या बैंड शेप बोल देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है HClO2। ठीक है, अब यहाँ पर 2
आगे तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए हमें, 4 अनपेयर्ड चाहिए, ठीक है, और एक ये 5, तो है कितने हमारे पास 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को और एक्साइट कर देंगे, इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक OH के साथ बना लेगा, एक इस ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन है इनके साथ सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या बन गए पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 ही रहेगी, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री रहेगी, और क्या बन जाएगा, अब देखो टेट्राहेड्रल अब कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, ठीक है, और एक जगह भी आपका क्या आ गया है, OH ग्रुप आ गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे बना सकते हो आप इसको डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक लोन पेयर बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। तो 3 पोजीशन ऑक्युपाई हो गई है, और एक जगह क्या आ गया है, लोन पेयर आ गया है। या आप इसको मतलब एक्सिमेट्रिकल वे में अगर बनाना हो तो जैसे कि हम क्लोरीन यहाँ बना देते हैं, यहाँ OH बना देते हैं, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड O हो गया, एक डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पर एक पोजीशन पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही ऐसे बनाया था, एक OH बना दिया था, यहाँ पर क्लोरीन है हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर डबल बॉन्ड O बढ़ाते जाएंगे और क्लोरीन जो लोन पेयर है उसको हटाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है HClO3, ठीक है। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 3 इसके यानी ट्वाइस इसके 6, और A1 7 चाहिए, ठीक है। 7 करने के लिए क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को और हम यहाँ पर एक्साइट कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर एक OH के साथ, और ये क्या हो गए 3 O के साथ सिग्मा बॉन्ड, और ये 3 O के साथ क्या बन गए, पाई बॉन्ड बन गए, क्लियर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, वही है, पाई बॉन्ड तो इन्वॉल्व होंगे नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, जियोमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री वही बना लेंगे हम फिर से, यही हमारी पोजीशन है इनकी, एक जगह क्या आएगा OH, और 3 जगह क्या आएंगे डबल बॉन्ड O, लोन पेयर अवेलेबल है नहीं, ठीक है, अब सब जगह क्या आगे डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये है ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन के स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके भी एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर या स्टेबिलिटी का क्या रहेगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो उसको हम 2 वे में देख सकते हैं। देखो, एक तो हम इसका क्या निकाल के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख सकते हैं। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ भी, +1 होगा, ये OH -1 होता है आपको, तो ये +1 है यहाँ पे, यहाँ पर ये हो गए -1 और ये -2, यानी कि ये हो गया +3, ये हो गया +4 और 5 +5, और ये हो गया +7। आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन नंबर अब अच्छे से निकालने आ गए होंगे, ठीक है। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर आ गए ये। अब देखो, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, टेंडेंसी उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो इनमें किसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने की, +7 वाले की, है ना। तो क्योंकि इसके पास तो सारे ही इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, +7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, वो चले गए हैं, तो ये क्या है अब तो गेन करने की टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और एसिड क्या होते हैं, एसिड के हमने देखा था कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब इसमें बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या देखना है हमने, H पॉजिटिव आपको याद रहता है कि हमेशा कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव लॉस करते हैं। अब देखो, अगर H पॉजिटिव लॉस किया, पॉजिटिव वाला चला गया, यानी कि ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के गया, एसिड के पास छोड़ के गया होगा, यानी कि एसिड वो है जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं इसको, क्लियर। तो यहाँ पर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसकी, ठीक है, पर क्लोरिक एसिड की, फिर क्लोरिक एसिड, फिर क्लोरस एसिड, फिर हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। या इसका दूसरा वे हम देख सकते हैं, जब ये HOCl जो है H पॉजिटिव लॉस करेगा तो क्या बना देगा, OCl नेगेटिव, ऐसे ही ये क्या बना देगा भाई, OClO नेगेटिव, और ये बनाएगा OClO2 नेगेटिव, और ये बनाएगा OClO3 नेगेटिव, ठीक है। ये वाले बनाएंगे लगातार, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। HOClO, या इनको मैं लिख देती हूँ ClO2, ClO3, ClO4, ठीक है, ये देते हैं,
H पॉजिटिव। क्लियर। अब इनके जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे इनके स्ट्रक्चर, तो ClO ये इस तरह से है, ठीक है। अगर हम Cl दो के साथ देखते हैं तो इस तरह से है, O नेगेटिव ये, और फिर 3 के साथ देखते हैं तो इस तरह से एक नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फोर्थ देखेंगे तो एक O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। इस तरह के इनके H पॉजिटिव देने के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया था उसका, OH का H हटा देंगे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर देख लो आप। अब यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है। कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ ये यहाँ पर, यानी कि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। इसमें क्या है, एक बार ये यहाँ शिफ्ट करेगा, एक बार ये, एक बार ये, तो यहाँ पर 2 बन सकते हैं, इसमें और बन सकते हैं ज्यादा। तो इसमें क्या है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होता है। ये हमने पढ़ा है रेजोनेंस में, है ना। तो जितना ज्यादा ये स्टेबल है, यानी कि ये चीज अगर प्रोडक्ट साइड में स्टेबल बन रही है, तो इसके कंपैरिजन में तो इसके ज्यादा चांस है ये बनाने की, है ना। तो यानी कि जो HClO4 है वो क्या है, ज्यादा टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव देने की और इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्लियर। तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा। क्लियर। जिसके जो देखो प्रोडक्ट साइड में जो बन रहा है उसके मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई चीज प्रोडक्ट साइड में ज्यादा स्टेबल बन रही है तो वो रिएक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक क्या चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये जो H पॉजिटिव लॉस करेगा, यानी कि अगर हम इसको हम कह सकते हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और स्टेबिलिटी के चक्कर में हम कह सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये रहेगा, ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर। तो ये थे ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट करते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं और रेयर गैसेस भी। 18th ग्रुप में आती हैं, कौन कौन सी है भाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड राडोन। ठीक है, ये है 18th ग्रुप हो गया, लास्ट वाला। ठीक है, अब इसकी अकरेंस देख लेते हैं, कहाँ मिलते हैं। वैसे तो ये सारे क्या है, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं एलिमेंट्री फॉर्म में, यानी कि जैसे ये है उसी फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ट्रेसेस अमाउंट में ही मिलते हैं, ज्यादा नहीं है। मतलब पूरी एयर में 1% जो है वो हमारी नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस मिल जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर हम हीलियम की स्पेशल बात करें तो हीलियम जो है पूरे यूनिवर्स में जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन। ठीक है, पूरे यूनिवर्स की बात करें यानी सारे प्लैनेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं हम, सन, स्टार्स, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सन में आपको पता है हीलियम और हाइड्रोजन होती है। क्लियर। तो हीलियम जो है सेकंड मोस्ट है, लगभग 23% जो है यूनिवर्स का, इसका यूनिवर्स का पार्ट जो है वो क्या है, हीलियम है, आफ्टर हाइड्रोजन 78% के लगभग। ठीक है, उसके अलावा जो ये गैसेस हैं ये मिनरल्स से भी मिलती हैं। कुछ एक है रेडियोएक्टिव मिनरल्स जैसे कि पिच ब्लेंडी, मोनाजाइट, इनसे भी जो है ये कुछ अमाउंट्स में मिल जाती हैं। राडान जो है इसमें वो रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये जो है एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, बाकी सारे जो है एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं एलिमेंट्री फॉर्म में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इनको सेपरेट, जो हीलियम है, हीलियम नेचुरल गैस से भी मिलती है, नेचुरल गैस से, जिसमें मीथेन जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा भी अदर गैसेस होती है, उसमें हीलियम भी गैस होती है। ठीक है, तो अब कैसे हम उसे नेचुरल गैस से हीलियम को सेपरेट करते हैं, देखो
हीलियम जो जो नेचुरल गैस होती है उसको हम पहले क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर उसको लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड स्टेट में लेकर आते हैं। तो जो बाकी सारी गैसेस है वो तो लिक्विफाई हो जाती है, लेकिन हीलियम जो है वो लिक्विफाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो इसलिए ये लिक्विफाई नहीं होगी। तो लिक्विफाई नहीं होंगी तो वो बाकी सारी गैसेस तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो बच जाएगी वो क्या होगी, सिर्फ हीलियम होगी। तो उसको हम फिर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 99% जो है प्योर हीलियम हम नेचुरल गैस से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो राडान है, राडान को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियम। रेडियम होता है Ra, ठीक है, रेडियम के रेडियो एक्टिव डीके से हम जो है राडान को गेट कर सकते हैं, हीलियम प्रोड्यूस होता है वहां पर। तो ये जो है 22688 होता है रेडियम, इसमें हीलियम चला जाएगा 4O2, 4 माइनस कर दो, ठीक है, तो 4 करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें से 86, ठीक है। तो रेडियम जो है उसके डीके से राडान को हमें मिल सकता है, क्लियर। तो नेक्स्ट ये होगी इसकी अक्वेंस की हमें कैसे मिलेगा, कैसे हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लिखते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड राडान। हीलियम आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। एटॉमिक नंबर का आपका गोल्ड नंबर बता दिया था हमने 2 के, फिर क्या प्लस करेंगे 8 प्लस 18 प्लस 18 सॉरी प्लस 8 रह गया, प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पर 8 प्लस कर दोगे कितना आ गया 10, फिर आप 8 प्लस कर दोगे 18, फिर 18 प्लस कर दोगे 36, ठीक है, फिर 18 प्लस करो, फिर 32 प्लस करो। इस तरह से क्या है एटॉमिक नंबर निकल जाएंगे इसके। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है हीलियम को छोड़ के बाकी की NH2 NP6 होती है, ठीक है। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी क्या होती है 1s2। तो हीलियम की तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। नियोन की क्या होगी, अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं इसके अंदर भी, इससे पहले हीलियम आती है, फिर हम ये जनरल लिख देंगे, क्या आएगी 2s2 2p6, ठीक है। यहाँ हीलियम से पहले क्या आएगी नियोन, आर्गन से पहले नियोन आएगी, ठीक है। ये क्या हो होगा 2 में और ये 3 में, यानी कि 3s2 3p6। नेक्स्ट क्या आएगी भाई, आर्गन आ जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे हम 4s2 4p6, और इससे पहले 3d आ जाता है तो उसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। जिनोन, यहाँ पर क्या आएगा क्रिप्टॉन, यहाँ पर आएगा 5s2 5p6, 5 से पहले 4d आ जाएगा, राडान, क्रिप्टॉन, जेनोन आ जाएगी, और यहाँ पे 4f भी आ जाएगा और 5d भी। तो ये होगी इनकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सब में क्या है, आउटर मोस्ट सेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1 मोनो एटॉमिक नेचर। मोनो एटॉमिक होते हैं यानी कि इसी तरह से प्रेजेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जैसे O2 ये डाई एटॉमिक हो गए, 2 एटम से बना हुआ है, ये जो है मोनो एटॉमिक होते हैं। और कलरलेस होती हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस और स्टेबल गैसेस होती हैं। अब ये मोनो एटॉमिक ही फॉर्म में क्यों होती है, डाई एटॉमिक में क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि आपने देखा है इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है S2p6, यानी कि लास्ट सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसको कोई जरूरी ही नहीं है किसी के साथ बॉन्डिंग वगैरह बनाने की, इसीलिए तो क्या होती है ये स्टेबल होती है और इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, स्टेबल है पहले ही, ठीक है। तो इस वजह से क्या है ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई।
एज यू नो कि एक पीरियड में बात करें तो पीरियड में तो हम देखते हैं साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इनकी रेडियाई क्या होनी चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, लेकिन इनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रीवियस जो है आपका पीरियड है, कौन सा, हेलोजन फैमिलीज का, ठीक है। उनके कंपैरिजन में इनकी जो है रेडियाई वो ज्यादा हो जाती है। किस वजह से होती है, देखो जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हैं, ये तो हेलोजेंस की होगी, ठीक है। इसमें आपको दिख रही है ये पूरी फील्ड है, ठीक है। अब ये मान लो कि ये क्या है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज। मान लें कि मैं एक न्यूक्लियस हूं, तो ये बाहर से एक लेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन की लेयर है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसके पीछे वाले जैसे हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि इस तरह से दो कर्टन आ गई, ठीक है, बीच में। तो कर्टन आने की वजह से अब ये देखो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और ये वाले भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है, न्यूक्लियर चार्ज फोर्स अट्रैक्शन, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव ये दोनों पास में है और इक्वल है, देखो है तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ अनइक्वल है, क्लॉकवाइज वाले ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, तो एकदम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या है, साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्लाइटली जो है इनका रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, लार्ज होती है एज कंपेयर टू हेलोजन, रिस्पेक्टिव हेलोजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर क्या आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा नियोन की है, कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा है, वो इस वजह से होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इस तरह से रिपल्शन हो जाता है, या आप ये फैक्टर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई। बॉन्डिंग तो कोई बना ही नहीं रहे, उनमें तो क्या है, फ्लोरीन हेलोजेंस F2 है, क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे के साथ क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेकिन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, वीक होता है यानी कि वो उनका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर। तो एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई विद रिस्पेक्ट टू देयर पीरियड तो क्या होती है, ज्यादा होती है, और अलोंग द ग्रुप की बात करें तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि इनकी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वेरी हाई। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, और अलोंग द ग्रुप अगर हम साइज देखें, अलोंग द ग्रुप देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, या उसको इलेक्ट्रॉन देने के हम जब देते हैं तब एनर्जी चाहिए भी होती है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है इनर्ट गैस है, फुली फिल्ड है, तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने इसमें ऐड करना है इलेक्ट्रॉन तो हमें खुद को एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, ठीक है। कोई स्टेबल है उसको अनस्टेबल ही बना रहे हैं हम, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे हेलोजेंस में हमने देखा कि नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्यों, क्योंकि वहां पे P5 है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा P6 बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगी, स्टेबल मतलब कम एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब निकलेगी नेगेटिव, और यहाँ पे तो हमें देनी पड़ेगी, अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम अलोंग द ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहेगा, देखो हीलियम जो है आपको पता है उसमें तो 1s2 है ना, तो p कोई ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और अब देखो अगर ये छोटा साइज है, एक बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हीलियम की ज्यादा है ना। और अलोंग द ग्रुप क्या है, डिक्रीज हो रही है, यानी अट्रैक्ट करने की पावर, तो हीलियम की तो अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम पॉजिटिव है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ये जाएंगे तो उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी देने के लिए, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है। यहाँ तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फैक्टर भी आ जाता है, उसका साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसके प्रोटॉन है और बाहर के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो अट्रैक्ट भी कर लेता है अपनी तरफ। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ा जाएगा तो ये अट्रैक्शन कम होती जाएगी, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फैक्टर कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव होगी। क्लियर। तो ये थे आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड रहेगा, देखो हमने देखा कि ये मोनो एटॉमिक है और यहाँ पर कौन सा फोर्स है, वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है, यानी कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, है ना। और अलोंग द ग्रुप की अगर बात करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस एज साइज इंक्रीज। तो साइज बड़ा हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो अलोंग द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। किसको इजीली हम लिक्विफाई कर सकते हैं। अब देखो इसको भी ऐसे ही लेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन तो क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, जो कि वीक होता है। जितना वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना ही हम क्या है उसको क्या कर सकते हैं भाई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसी स्टेट है, दूर होती है, इसको पास लाने के लिए क्या है, अट्रैक्शन होनी चाहिए। ये अट्रैक्शन कम है तो इनको पास लाना क्या है, मुश्किल है थोड़ा। जैसे जैसे ये अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी इनको पास लाना, मतलब पास होंगे ये। क्लियर। जल्दी और पास आ जाएंगे, है ना। तो ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वीक वंडरवॉल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क करता है। तो अलोंग द ग्रुप साइज जैसे जैसे बढ़ता है वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूल्स और सॉरी एटम है, यहाँ पर एटम्स और एटम के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये पास पास आएंगे यानी कि लिक्विड स्टेट बनेंगी, तो इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो अलोंग द ग्रुप जो है लिक्विफिकेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो ये था इज ऑफ लिक्विफिकेशन। इसके बाद सोल्युबिलिटी, बताओ भाई वाटर में सोल्यूबल होंगे कि नहीं। देखो ये वैसे तो इनर्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होता है, ये बाहर नेगेटिव होता है। मोनो एटॉमिक होने की वजह से और वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होने की वजह से अब यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल्स आता है इसके पास में, तो ये क्या करता है, इस पे इंड्यूस्ड डायपोल पढ़ा है ना, इंड्यूस्ड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हमने 11th में पढ़ी थी, वहां हमने इनका इनर्ट गैस का एग्जांपल लिया होगा इंड्यूस्ड डायपोल में। इस पे जो है डायपोल इंड्यूस्ड हो जाता है, कैसे, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह से पॉजिटिव पार्ट यानी न्यूक्लियस थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस तरफ हो जाएंगे, नहीं, तो ये एक तरह से देखो नेगेटिव और इधर क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं। किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है वाटर, ये क्या है पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा डायपोल जनरेट हो जाता है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। अब पोलर करेक्टर हो गया है और वाटर भी क्या है पोलर है, तो पोलर पोलर में डिसोल्व होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे। क्लियर।
और जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप की बात करें जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, यानी ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव भी एक तरह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी पोलर करैक्टर इंक्रीज होगा, पोलराइज ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा होगा तो उतनी ही सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट है हीट ऑफ लिक्विफिकेशन, हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, देखो जब गैसियस स्टेट है उससे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट है उससे लिक्विड स्टेट में आएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, ठीक है। अब देखो इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, जब भी तो हाई एनर्जी है तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं, है ना। लिक्विड स्टेट में एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तभी वो थोड़े पास आते हैं, सॉलिड में और कम हो जाती है। तो अब देखो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना है ना, तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, रिलीज, है ना, निकलेगी, हाई से लो में जाएंगे तो एनर्जी निकलेगी। इसको कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसका उल्टा हो जाएगा, यहां से लिक्विड से जब हम इसको वेपोराइज करेंगे, वेपर स्टेट में लेके आएंगे, तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, दैट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसकी बात करो कि ये क्या ऑर्डर रहेगा, किस पे डिपेंड करेगा भाई, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर और कोई अट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ज्यादा मतलब कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, जितनी ज्यादा कोई चीज स्ट्रोंग बनेगी, कोई अट्रैक्शन स्ट्रोंग बनेगा उनके बीच में, उतनी वो स्टेबल बनती है, उतना ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क कर रहा है, ज्यादा कोई वो क्या होता है, वीक होता है, मतलब इसकी वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं होता है एक तरह से मान लो, तो एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा नहीं रिलीज होगी, तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, कम होगी, लो होती है हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये थी इनकी फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।